अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। भरत मुनि के इस रस सूत्र की व्याख्या करते हुए हमने भट्ट लोलट के उत्पत्तिवाद, भट्ट शंकुक के अनुमितिवाद और भट्ट नायक के भुक्तिवाद का अध्ययन पिछली कक्षाओं में किया है। आज हम अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद का अध्ययन करेंगे। रस सूत्र के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता के रूप में आचार्य अभिनव गुप्त प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपना जो रस सिद्धांत दिया है उसका नाम अभिव्यक्तिवाद है। ये एक आलंकारिक आचार्य हैं और इनके इस रस सिद्धांत का केंद्र बिंदु सामाजिकों की रसानुभूति है। सार रूप में देखा जाए तो अभिनव गुप्त ने जिस अभिव्यक्तिवाद का निष्पादन संपादन किया, जो सिद्धांत हमें प्रतिपादन करके दिया, उस सिद्धांत में रसानुभूति सामाजिकों को ही होती है। सामाजिकों के हृदय में जो रति इत्यादि स्थायी भाव बीज रूप में स्थित होता है, जो काव्य में सीता आदि रूप आलंबन विभाव तथा उद्यान आदि उद्दीपन विभाव तथा कटाक्ष भुजाक्षेप इत्यादि अनुभाव तथा चपलता इत्यादि व्यभिचारी भावों के साथ संयोग रूप से काव्य की तृतीया शब्द शक्ति अर्थात व्यंजना के द्वारा अभिव्यक्त होकर के जो श्रृंगार आदिक अलौकिक तथा चमत्कारिक होता है वह रस कहलाता है। आचार्य मम्मट ने अपने शब्दों में कहा, लोके प्रमदा आदि भी स्थायी अनुमाने अभ्यास पाठवताम काव्ये नाट्ये च तैरेव कारणत्वादि परिहारेण विभावनादि व्यापारवत्वात् लौकिक विभावादि शब्द व्यवहार्यै मम एव एते शत्रोरेवेते तटस्थैवेते न मम एव एते न शत्रोरेवेते न तटस्थस्य एव एते इति संबंध विशेष स्वीकार परिहार नियमन अध्यवसायात् साधारण्येन प्रतीतैरभिव्यक्तः सामाजिकानां वासनात्मकतया स्थितः स्थायी रत्यादिको नियत प्रमातृगतत्वेन स्थितोऽपि साधारण उपाय बलात् तत्काल विगलित परिमित प्रमातृभाव वशोन्मीशित वेद्यांतर संपर्क शून्य अपरिमित भावेन प्रमात्रा अलौकिक चमत्कारकारी श्रृंगारादिको रसः। बड़ी सुंदर बात कही कि यह रस जो है वह सामाजिकों के हृदय में रति इत्यादि भाव के रूप में बीज के रूप में स्थित होता है, स्थायी भाव के बीज के रूप में स्थित होता है और सीता आदि के आलंबन विभाव के रूप में, उद्यान आदि के उद्दीपन विभाव के रूप में और कटाक्ष भुजाक्षेप प्रभृति अनुभाव तथा चपलता इत्यादि व्यभिचारी भावों के साथ यह व्यंजना शब्द शक्ति से अभिव्यक्त होकर के श्रृंगार आदि अलौकिक और चमत्कारकारी रस उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अभिव्यक्त शब्द का प्रयोग किया है। अलौकिक चमत्कारकारी श्रृंगार आदि को रसः, यह रस जो है कार्य नहीं है, सच न कार्यः, वह कार्य नहीं है। क्यों? विभावादि नाशे अपि तस्य संभव प्रसंगात, विभाव इत्यादि का नाश होने पर भी इसकी स्थिति विद्यमान है।
नापि ज्ञाप्यः, यह रस ज्ञाप्य नहीं है, क्योंकि यह पहले से विद्यमान है। सिद्धस्य तस्य संभवात् अपितु विभावादिभिः व्यंजितश्चर्वणीयः। यह रस ज्ञाप्य नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही विद्यमान नहीं है, अपितु विभाव आदि के द्वारा व्यंजित और चर्वणीय अर्थात आस्वादनीय होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में लौकिक अनुभाव से उद्भूत रति आदि भावनाएं पूर्व से ही निरंतर विद्यमान होती हैं। पहले से उस व्यक्ति के अंतःकरण में रति इत्यादि भावनाएं विद्यमान होती हैं। अभिनय प्रदर्शन के समय या काव्य के श्रवण के समय उनके द्वारा हमें ऐसे विभाव तथा अनुभाव आदि का अनुभव प्राप्त होता है जो अंतःकरण के अनुकूल होने के कारण बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। उस समय हमारी रति इत्यादि सहज भावनाएं उद्भूत हो जाती हैं। इस प्रकार सामाजिकों के कोमल हृदय में, सीधे सीधे कहा जाए तो सहृदयों के कोमल हृदय में एक प्रकार की आनंद की अनुभूति होने लगती है। इसी आनंद की अनुभूति को रस कहा जाता है। और यह रस कैसा होता है? अलौकिक होता है और चमत्कारकारी होता है। यह रस वस्तुतः प्रकट अभिव्यक्त तो विभाव अनुभाव इत्यादि से ही होता है, किंतु यह रस उन विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों से पूर्णतया भिन्न विलक्षण हुआ करता है। कैसे? तो उदाहरण दिया, कानक रसवत। पानक रस क्या होता है? एक प्रकार का विशेष आस्वादनीय रस बनाया जाता है, जिसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में शरबत कह दें। उसमें इलायची, काली मिर्च, चीनी, कपूर इत्यादि का मिश्रण किया जाता है और उससे वह पानक रस का निर्माण किया जाता है। जब हम उस पानक रस का आस्वादन करते हैं, उस पानक रस नाम के शरबत को पीते हैं, तो हमें जो है स्वाद जो प्राप्त होता है उस रस का, उस शरबत का, वो बिल्कुल विलक्षण होता है। इन सब पदार्थों से, जिन पदार्थों से उस रस का निर्माण किया गया है, इनसे बिल्कुल भिन्न स्वाद में प्रतीत होता है, अभिव्यक्त होता है। उस स्वाद में न हमें इलायची का स्वाद आ रहा होता है, न काली मिर्च का आ रहा होता है, न चीनी का और न कपूर इत्यादि का। इन चारों से भिन्न ही कोई विलक्षण स्वाद हमें उस समय प्राप्त होता है, अभिव्यक्त होता है। उसी प्रकार से यह रस भी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों से यद्यपि अभिव्यक्त होता है, तथापि इसका आस्वादन इन सब से भिन्न होता है। अभिनव गुप्ताचार्य के द्वारा प्रकट यह अभिव्यक्तिवाद अपनी विलक्षण विवेचना पद्धति के कारण से विद्वानों में सर्वत्र समादृत है। सारे के सारे आचार्य इनके इस मत का समादर करते हैं। आचार्य मम्मट ने भी इसमें कहा है, व्यक्तः सतई विभावाद्यई। वह व्यक्त है किनके द्वारा? विभाव इत्यादि के द्वारा जो बात कही, वह भी अभिनव गुप्त के मत का ही समर्थन करता है। मम्मट ने चतुर्थ उल्लास के प्रारंभ में ही कहा है, कारणानि अथ कार्याणि सहकारिणी यानि च तानि चेत काव्य नाट्ययो विभावानुभावा कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः सतई विभावाद्यै स्थायी भावो रसस्मृतः। इस लौकिक संसार में जो किसी भी कार्य के कारण कार्य और सहकारी कार्य होते हैं, वही काव्य नाट्य च, काव्य में या नाटक में विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के रूप में प्रकट होते हैं। और इन्हीं विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के द्वारा व्यक्तः, ध्यान दीजिएगा, व्यंजना के द्वारा व्यक्त किया गया, अभिव्यक्त किया गया, व्यक्तः सतई विभावाद्यई, विभाव इत्यादि के द्वारा अभिव्यक्त किया गया स्थायी भाव, जो स्थायी भाव है उसे रस कहा जाता है। तो मम्मट ने भी यह इन दोनों कारिकाओं के माध्यम से
अभिनव गुप्त के ही इस मत का अभिव्यक्तिवाद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि आलंबन तथा उद्दीपन विभाव इत्यादि विभावों और अनुभावों तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से यह अभिव्यक्त रति इत्यादि स्थायी भाव ही रस कहलाता है। और मम्मट के द्वारा यह कारिकाएं कही गई कारिकाएं भी अभिनव गुप्त के द्वारा प्रतिपादित इस अभिव्यक्तिवाद का ही पोषण करती हैं, उन्हीं के सिद्धांत का समर्थन भी करती हैं। यद्यपि भट्ट लोलट ने इस विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति सूत्र की व्याख्या करते हुए उत्पत्तिवाद किया की अवधारणा हमें दी, लेकिन विद्वानों ने वहां पर अनेक दोष उत्पन्न देखे, तो उनका भी यह मत पूर्ण रूप से समादृत नहीं हुआ। शंकुक के अनुमितिवाद में भी आचार्यों ने अनेक प्रकार के दोष दर्शन करके उसको समादर नहीं किया। भट्ट नायक के भुक्तिवाद में भी काव्य के विद्वानों में काव्य शास्त्रियों ने अनेक प्रकार की दोषों को देखते हुए उनके भी इस मत की आलोचना की, लेकिन सब ने इस अभिनव गुप्त के द्वारा प्रतिपादित अभिव्यक्तिवाद को एक विशेष स्थान विशेष सम्मान प्रदान किया है। तो हमने रस सूत्र की व्याख्या में 4 प्रकार के वादों को उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद के रूप में अध्ययन किया। अब हम आगे रस और उनके स्थायी भाव इत्यादि क्या हैं उनके विषय में चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए